अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में एहसास प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया, उसकी क्या डिटेल्स हैं, कितने लोगों को मुस्तफ़ीद किया गया और क्या क्या मसाइल आए। लोगों की तरफ से अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हमारे थंब प्रिंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे। कुछ लोगों के ID कार्ड्स इस तरह के हैं कि उनके टाइम जो है, उनकी डेट जो है वो पूरी हो चुकी है। नादरा ऑफिस बंद हैं। क्या नादरा को खोलने के लिए कोई मजीद हिकमत अमली अपनाई गई है? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में जनाब हम बात करने जा रहे हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम मुतासर है। इस मुतासरा हालात में, इस तशवीशनाक सूरत हाल में गवर्नमेंट को जो करना है वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है। हम लोगों को खुद से अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, किस तरीके से केयर करनी है, इस पर मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम बात करें। मौजूद शख्सियत जो मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जनाब नीलम हयात MPA PTI और साथ ही साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो नीलम हयात, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी। आपके प्रोग्राम में हमेशा मैं आती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों के प्रोग्राम में आके। बड़े कंस्ट्रक्टिव किस्म के सवाल आप लोग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए नीलम हयात, हम बात करेंगे ख़तरात के हवाले से। यकीनन ख़तरा तो है ही, तभी पूरी दुनिया इससे मुतासर भी है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें, तो लॉकडाउन की अनाउंसमेंट मुख्तलिफ सूबों में की गई, पंजाब में की गई, KPK में की गई, सिंध में की गई। इसी तरीके से मज़ीद इसके जो खतरात हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम वो डिस्कस करें, ताकि हमारे तमाम वो नाजरीन जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद कोई ख़तरा नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, कम से कम उन तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। तो क्या कहेंगी? माशाल्लाह से असेंबली में बैठती हैं, हालात व वाक़यात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तहमीना, आजकल तो असम्बली भी बंद है सिर्फ इस वजह से, हालांकि बहुत नुकसान हो रहा है, मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। और मुझे तो अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे आजकल इतना तरस आता है और इतनी दुआएं हो रही हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे कि मुश्किल पे मुश्किल हालात आते चले जा रहे हैं। और कोरोना वायरस को लेके मैं आपको बताऊं कि ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ आई है, ये किसी बंदे की तरफ से ये चीज़ नहीं आई। मैं तो देखे इतने सख्त हालात में अगर मैं थोड़ा सा हंसी वाली भी बात कर दूं तो लोगों को शुक्र है कि इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम नहीं आया कि देखा इसकी गवर्नमेंट आई है तो कोरोना वायरस आ गया। ठीक है। तो ये एक ऐसा वायरस है जो अचानक आया, कहाँ से होता आया, कैसे आया, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। बहरहाल ये मैं तो यूँ कहूँगी कि ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की पकड़ है। कि पहले वेल ऑफ लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया, हम तो जी बाहर जा रहे हैं और फौरन टिकट कटाई और निकल गए। टिकट कटाए बाहर गई। कुरान की आयत का मफहूम कोट करूँगी यहाँ पर कि तुम चाहे अपने आप को बुलंद किलों में महसूस कर लो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी। तो वही वाली बात है कि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर पाकिस्तान में और पूरी दुनिया को लेके ये आया हुआ है कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। अगर लॉकडाउन है तो लोग इस पर अमल नहीं कर रहे। अब अगर खान साहब या हमारी मैनेजमेंट या हमारी गवर्नमेंट सख्ती करती है तो फिर अपोजिशन के वो पर निकल आते हैं कि जी ये हो गया तो गरीब मर गया, तो गरीब भूखा मर गया। हमने तो ऐसी अपने वज़ीर आज़म साहब की हमारे हाथ में सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, उनको पता भी नहीं कि कोई उनकी तस्वीर बना रहा है कि वो तस्वीर पढ़ के उनके आंसू निकल आए आसमान की तरफ देख के। क्यों निकले? सिर्फ इसलिए निकले कि उनकी आवाम मर रही है। वो जिस अवाम के लिए, जिस मुल्क के लिए खड़े हैं, उसके हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। और वो सिर्फ अवाम से ये अपील कर रहे हैं कि ये एक मुश्किल वक्त आया हुआ है, तो इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दें। और वो मुश्किल वक्त क्या है कि लोगों के ऊपर आया हुआ है। सही। इमरान खान साहब पे नहीं आया हुआ, लोगों के ऊपर आया हुआ है। वो भी इफेक्ट हैं, वो इस तरह इफेक्ट हैं कि वो अपने अवाम को तकलीफ में नहीं देख सकते। सही। लोग जो हैं वो दुकानें भी खोल रहे हैं, वो जा के, मैं आपको सॉरी एक बात मैं यहाँ करूँगी, आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे जी, मैं आपको बताऊँ कि जो गरीब लोग हैं, जो सही गरीब हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, उन तक जो है
वो ये एहसास प्रोग्राम पे बाद में आते हैं, यानी गवर्नमेंट की हर तरह की कोशिश के उन तक भी हर चीज़ पहुँचे, मगर जो हमारे बहुत निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका था, डेली वेजेस वाले हैं, हाँ, मजदूर हैं, मैं मानती हूँ कि वो इफेक्ट हुए हैं, मगर मुझे अफसोस के साथ आपके चैनल के जरिए ये कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने कभी दिहाड़ी भी नहीं की थी वो अच्छा खासा कमा भी रहे थे, मगर वो भी हाथ में ब्रश पकड़ के और अपना पेंट का वो सामान पकड़ के सड़कों पे बैठ गए हैं सिर्फ इसलिए कि उनको राशन मिल सके। और आप यकीन करें कि मैंने लोगों को खुद राशन बेचते हुए दुकानों पर देखा है। इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। देखें, मेरी बात सुने, उन लोगों का हक क्यों मार रहे हैं? यानी ये क्या चीज बट रही है? कोई खीर बट रही है? जो बात ये है कि ये उन लोगों तक भी पहुंचने देना जिनको नहीं मिला। बिल्कुल सही। आप 6-6 महीने का राशन अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे भी मैंने सबर वाले गरीब लोग देखे हैं जो एक दिन मेरी एक जानने वाली है, वो उनके एरिया में मैं जाती हूँ कभी कभी, वो तो मुझे कहती हैं कि मैडम 1 किलो रोज़ का आटा मैं लेती हूँ। तो मैंने कहा ये वायरस वगैरह, कहती कोई नहीं मैडम, जब कल आएगा अल्लाह फिर दे देगा। यानी यहाँ तक भी मैंने देखे हैं कनात पसंद लोग। सही। लेकिन आपके चैनल के थ्रू प्लीज़ ये जो गरीब लोग ये कर रहे हैं इनको बोलें कि ऐसे ना करें। गवर्नमेंट को बहुत ख्याल है, गवर्नमेंट की कोशिश है, बाकी परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात होती है। अगर हम कहें कि हम 100% जो है वो ओवरकम इस चीज़ को कर लेंगे तो 100% तो नहीं हो सकती, और कोई चीज़ भी ओवरकम नहीं हो सकती जब तक अवाम हमारे साथ ना दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए नीलम हयात के, यकीनन जिस तरीके के हालात और वाक़यात आप बयान कर रही हैं कि कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, यकीनन ऐसा कर रहे होंगे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मौजूदा हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए अगर हम कंपैरिजन करें, इससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई थी लॉकडाउन के हवाले से, उसमें केसेस भी कंट्रोल हुए थे और गवर्नमेंट की तरफ से ज़रा स्ट्रिक्टनेस भी थी, जगह जगह नाके भी लगे हुए थे और आवाम भी उस पर इम्प्लीमेंट कर रही थी, आवाम भी घरों से कम निकल रहे थे। वो तो हमारा लॉकडाउन गुजर गया जिसमें हमने काफ़ी कंट्रोल किया। मौजूदा लॉकडाउन की हम बात करें जो गवर्नमेंट की तरफ से अब रिसेंटली जो अनाउंसमेंट की गई है, उसमें आवाम को मैंने ऐसा देखा है, अब जिस तरीके से मैं ऑफिस आई हूँ तो ये मेरी मजबूरी है, मुझे ड्यूटी पे आना है, आप लोग नुमाइंदा हैं, आप लोगों की मजबूरी है, आप लोगों ने निकलना है, काम करना है इसी आवाम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा है आप लोग। वो लोग जिनकी मजबूरी नहीं है वो रिश्तेदारों को मिलने, अपने बिजनेसेस को देखने के लिए, अपने ऑफिस को देखने के लिए भी घरों से निकल रहे हैं। कि साल मुख्तसर के पहले वाला लॉकडाउन फिर भी ठीक था, इस लॉकडाउन में आवाम की तरफ से कोई केयर नहीं की जा रही और सख्ती भी मुझे लगा है कि कम है। क्या कहेंगी? जब सख्ती की जाती है, मैं नाम नहीं लेती, हमारे मुल्क की बड़ी एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने कल बड़ा शोर मचाया अखबारों में, जी ब्यूटी पार्लर खोल देने चाहिए। मुझे ये बताएं कि ब्यूटी पार्लर जिस हिसाब से अवाम को लूटते हैं और उन पर कोई टैक्सेस भी नहीं है, क्या वो 6 माह अपने वर्कर्स को घर बैठे तनख्वाह नहीं दे सकते अगर वो उनके अच्छे वर्कर हैं? और ब्यूटी पार्लर्स में जो लेडीज़ जाती हैं, अगर वो नहीं जाना चाह रही, और वो सिर्फ लेडीज़ नहीं जाना चाह रही, बहुत कम लेडीज़ हैं जो मोहताज होती हैं ब्यूटी पार्लर्स की। सब लोगों को थोड़ा बहुत अपना आप कैरी करना आता है और वो खुद से कर लेती हैं। तो हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोग और इतने अमीर लोग भी उठकर शोर मचाएं जी ब्यूटी पार्लर सीखो, इसलिए कि उनको अर्न नहीं हो रहा, ईद का मौका आ रहा है। यानी मैं हैरान होती हूँ कि ये वतन से प्यार है, ये अपने मुल्क से प्यार है। तो इसी तरह जितनी बाकी भी चीज़ें हैं, शॉप्स ले ले, छोटी ले ले, बड़ी ले ले, हाँ दिन मुकर्रर कर देते हैं कि 2 दिन ये शॉप्स खुल ले, 2 दिन ये शॉप खुल ले, लेकिन लोग अमल नहीं कर रहे। ठीक है। परसों मुझे शहर की तरफ देखे, बेशक हमारी असम्बलीज नहीं हो रही, बट हमारे जो वजीर आला हैं बुज़दार साहब, उन्होंने हमें बड़ी यानी कि स्ट्रिक्ट और प्यार से भी हमें लेटर घर आए हैं, बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हम लोग क्योंकि अवाम के नुमाइंदे हैं और हमें हर तरफ अपनी नज़र रखनी है। तो हम एहसास प्रोग्राम के जो सेंटर्स हैं हम वहाँ भी विज़िट कर रहे हैं। अभी मैं परसों PKLI में दोबारा होकर आई हूँ, हम लोग हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं। हम लोग हर तरह से जो है अपने मुल्क को जहाँ तक हो सका हम निकल के बाहर, अगर प्रिकॉशंस के साथ अपना ग्लव्स लेके, अपना मास्क वास्क चढ़ा के हम लोग जा रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी तो हमारे मुल्क में उल्मा हजरात सर उठा लेते हैं और कभी हमारे मुल्क में ताजर बरादरी सर उठा लेती है, और हमें सब पता है हमने अल्लाह को जान देनी है। ना हम इतने आलम फाजल हैं, ना हम इतने वो हैं, बट हमने अल्लाह को जान देनी है। हमें सब पता है कि इनके सर उठाने में पीछे किसका हाथ है। हमें सब पता है कि उल्मा को कौन उकसार है। हमें सब पता है ताजर बरादरी में हिस्से क्यों बट गए और वो क्यों सर एक चंद सिक्कों की खातिर
चंद पैसों में आप तो बिक जाते हो, मगर उल्टे सीधे फतवे देके अब आवाम का बड़ा खड़ा करते हैं। सही सही। तो ये बात जो है, ये आप माशाल्लाह जो हमारा मीडिया है वो उनको चाहिए कि ऐसे पैगामात को भी डिस्करेज करें और ऐसे लोगों को भी डिस्करेज करें। जो हुकूमत है वो किसी की दुश्मन नहीं है। अगर ये दुकानें नहीं खुलेंगी तो हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं हो जाना। हुकूमत तो सब्सिडी पे सब्सिडी दिए जा रही है और हुकूमत को यानी अल्लाह ताला मदद करने वाला है। हुकूमत की तो बेहतरीन कोशिश है कि अपने अवाम को किसी न किसी तरह अच्छे तरीके से, लेकिन अवाम से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि घरों में बंद हो जाए। अवाम इतना साथ भी नहीं दे रहे। ये प्लीज़ करना चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग साथ नहीं दे रहे। और ये लॉकडाउन करना पड़ेगा, चीखें या चिल्लाएं, ये तो चीज़ होने। पठान ने एक शतूत खरीदे तो उसमें वो भीड़ आ गई, वो भीड़ भी मुंह में ले गया। वो पठान को कहा ये क्या कर रहे हो, लतीफ़ा बना हुआ। कहते तोल में ली है, मैं तो इसको खाऊंगा। अब बात ये है कि लॉकडाउन है तो है, इसमें जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं, अपनी आवाम को ये करना ना, तो हम इतने अमीर मुल्क, इसके अलावा और कोई हल नहीं है ना। हमारे पास ना इतने हॉस्पिटल्स हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सलाम है, हमारे बुज़दार साहब को सलाम है, पंजाब गवर्नमेंट को सलाम है, पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सलाम है कि जो इतने मुश्किल हालात में आवाम को बार बार मना कर रही है कि तुम कहना मान लो, बट उनको अच्छा कई लोग ये भी कि कुछ नहीं है जी कोरोना, ऐसी बातें बनाई, सीरियस नहीं लेते। हमारा क्या फायदा है गवर्नमेंट चलाए कि आप लोगों की इस तरह की बातें हम सुने, कहना ही नहीं मान रहे। आपके चैनल के थ्रू हो सकते हैं आप इनको कोई बात कह दे तो ये कहना मान लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नीलम हयात, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू यकीनन जो मौजूदा हालात को सामने रखते हुए हम कर रहे हैं और डिस्कशन हम कर रहे हैं। ख़तरात के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ उस आवाम के लिए जो अमल कर रहे हैं और उस आवाम के लिए जो अमल नहीं कर रहे। अगर जो मौजूदा सूरत हाल इस टाइम जारी है, जैसे कि मैंने भी प्रोग्राम में बयान किया कि लोग घरों से निकल भी रहे हैं, कुछ दुकानें खुल गई हैं, कुछ दुकानें चोरी छुपे लोगों ने खोली हुई हैं। जैसे ही किसी नुमाइंदे को देखते हैं, अगर पुलिस वाले को देखा तो फ़ौरन से शटर को बंद कर दिया। तो इस किस्म की हरकत भी हो रही हैं, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो। यही हालात व वाक़यात रहे तो मज़ीद क्या क्या चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ेंगी, ख़तरात क्या क्या हैं? सबसे बड़ा ख़तरा यही है कि जी ये एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे को लगने वाली है, एक से दूसरे को फौरन लग जाती है। और उसके लिए अगर अभी से एहतियाती तदाबीर, जिसके लिए गवर्नमेंट शोर मचा रही है, अगर हमने वो इख्तियार ना की तो हालात इसी तरह ख़राब हो जाएंगे जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बाकी मुल्कों की जो WHO को भी रिपोर्ट आई है, बाकी मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान स्टेबल है। ठीक है, मगर जो हालात अब चल रहे हैं, लोग कहते हैं जी हम तंग आ गए हैं, हम ये हम वो। तो अगर आप तंग आ गए हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से तो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए ना। ठीक है, फिर किसी ऐसे मुल्क में चले जाना था जहाँ पर आप अब कहीं भी नहीं आप जा सकते। जो मुल्क है, जैसा मुल्क है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर इस वक्त तो बाहर के लोग भी यहाँ आना चाह रहे हैं। तो बात ये है कि ये तो हालात ख़राब होते जाएंगे और मई के मिड में भी हमें तैयारी रखनी चाहिए कि मई के मिड में बहुत केसेस आ रहे हैं कोरोना के, क्योंकि देखें ये 14 दिन के बाद सिम्टम्स का पता चलता है। ठीक है, सिम्टम्स का पता 14 दिन के। मैं आज खुदा ना खास्ता किसी ऐसी चीज़ को टच करके घर में चली जाती हूँ और घर मुझे अपने सिम्टम्स 14 दिन के बाद आएंगे। सही, ठीक है। सही। तो अब जो लोग, मैंने बताया ना कि वो शिमला पहाड़ी के पास मैं लोगों को राशन लेते देख रही थी, कोई 300 बंदा चढ़ा हुआ था एक दूसरे के ऊपर, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था वहाँ पे, कोई कुछ नहीं था। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे घर वालों को पकड़ना चाहिए। मैंने कल मॉडल टाउन में यहाँ कुछ हो रहा था, गार्डन टाउन में, तो मैंने वहाँ शिकायत की वहाँ के पुलिस ऑफिसर को, घर का नंबर बताया। मैंने कहा जी मालकों को पकड़े, अगर इनको राशन बांटने का शौक है तो तरीका करे। इन लोगों के जो है अपने इतना शौक है तो 6-7 अपने मुंशी टाइप अपने बंदे घरों में छोड़े, वो जाके लोगों के एड्रेसेस लाए और उनके घरों में राशन पहुंचाए। एक तो अच्छा ही नहीं लगता कि इस तरह आप लोगों को अपने दरवाजे पे भिखारी बना के खड़ा रखते हैं। ठीक है, मैं खुद, आप यकीन करें, रात के कोई मैं यानी मुझे वहाँ पता चला, हो ही जानी थी खैर आज रोज़ा, महल्ले की दुकान पे, गली मोहल्ले की दुकानें नहीं होती गरीब, वहीं छोटी छोटी
दुकानों पे जाके राशनों के किसी को पहले भेजती हूँ, राशनों के पैक बनवा देता है या बनवा देती है बजट के अंदर, फिर मैं जाती हूँ पेमेंट करती हूँ और मैं उससे वोचर ले लेती हूँ, वोचर उन घरों में पहुँच जाते हैं और वो जाके अपनी गली मोहल्ले की दुकान से जाके तो अपना बैग उठा के वो लोग घर आ जाते हैं। ना किसी को पता चलता है किसने दिया और ना किसी को पता चलता है कि ये इसके पीछे कौन है। सही, ठीक है, वो बस इतना होता है कि जी वो जो पॉइंट आउट हमें करते हैं और वो सही लोगों को पॉइंट आउट करके देते हैं कि जी, और वहाँ की आबादी का खैर हमें भी पता है कि 2-2 मरले के घरों में रहते हैं, किराया देना मुश्किल हुआ है, 6-6 हज़ार 9-9 हज़ार किराया भी नहीं उनसे निकल रहा, तो घरों में बैठे चले हर महीने जब तक ये मैं कहती हूँ कि हर बंदा ये करते हैं ना, हमने 10,000 राशन दिए तो हमने भी एक बंदा बार बार 6-6 राशन ले रहा है। मैं कहती हूँ कि हर फैमिली, मीडियोकर फैमिली भी 10-10 फैमिली का बोझ उठा लेना तो गवर्नमेंट को कुछ भी ना करना पड़े। बिल्कुल सही, ठीक है, कि ये इस तरफ लोग आ नहीं रहे हैं, शोर ज्यादा मचा रहे हैं और अमल कम कर रहे हैं। यानी मुखय्यर हजरात को अपना किरदार अदा करना है, जो वो कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ अंदाज थोड़ा सा मजीद बेहतर और डिफरेंट कर ले तो वो आवाम के लिए भी बेहतर होगा, उनके लिए भी बेहतर होगा और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा मजमा नहीं लगाना चाहिए। मुखय्यर हजरात को सिर्फ हमारे साथ ये हेल्प करनी है कि उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि मजमा ना लगे, उनके सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। जैसे अभी एहसास के बारे में मैं पूछेंगी तो मैं बताऊंगी कि उनकी भी जो राशन पोर्टल आई है तो उसके लिए वो किस तरह से। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए एहसास प्रोग्राम पर मैं बड़ी डिटेल के साथ आपसे बात करूंगी कि गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार है, गवर्नमेंट क्या किरदार अदा कर रही है। इससे पहले कि हम गवर्नमेंट के किरदार को डिस्कस करें और इस पर यकीनन मैं आपसे राय भी लूंगी। नीलम हयात, अक्सर औकात किसी भी किस्म की सूरत हाल आती है, कोई मुश्किल हालात आते हैं मुल्क में, अगर खुदा खासा कोई जलजला आ गया है तो हम कहते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर कोई तूफान आ गया है, सैलाब आ गया, हम कहते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया है। अब मौजूदा सूरत हाल को सामने रखें, सबसे पहले बच्चा भी ये कहता है गवर्नमेंट ने क्या किरदार अदा किया। तो जनाब, गवर्नमेंट का क्या किरदार है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन हमारा अपना क्या किरदार है इसको कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं, इस पर कोई अमल करने को तैयार नहीं है। बात करना तो दरकिनार, जो गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से जो बताया गया आपको तरीक़ाकार कि आपने किस तरीके से अपने दिनों को गुजारना है, क्या क्या आपको करना है जिससे आप लोग सेफ रह सकेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बचेगी, उस पर भी अमल पैरा होने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगी कि हर शख्स को अपनी केयर खुद किस तरीके से करनी है, एक मरतबा आप भी ज़रा बयान करते हैं। अपनी केयर इसी तरह करनी है कि टीवी पर आप देखें कि इतने इश्तिहारात बार बार आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखना है, चले 6 फुट का फासला नहीं तो 3 फुट का फासला रखें और भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं, रश लगा हो वहाँ पर मत जाएं। हर साल शॉपिंग होती है, लेडीज भी, चलिए मैं लेडीज को कहती हूँ, लेडीज इस साल तहैया कर लें कि शॉपिंग नहीं करनी, ईद के नए कपड़े नहीं बनाने, ठीक है, रमजान सादगी से गुजारना है, ठीक है, तो बाजारों में रश कम होगा ही नहीं, ठीक है, रश होता ही। बाकी रहे हमारे शॉपकीपर्स, मैं उनको भी कहती हूँ, एक तो वो बहुत कैटेगरीज हैं जी हमारी बिजनेस कम्युनिटी की, एक तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो एक साल भी कुछ ना करें और वो समझें कि हालात बड़े बुरे हैं और इसमें हम गवर्नमेंट को ना तंग करें, तो ये रोल उनका प्ले हो गया कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए मुल्क का एहसास किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उठती सारी चीज़ें ऊपर के तबके से ही हैं, जो हमारी ताजर बरादरी है, जो यूनियंस हैं, जो हमारे मुल्क के जितने भी ताजरों की जब होती हैं वो इलेक्शंस वगैरह तो जो इलेक्ट होकर आते हैं, जो उन्होंने रूल्स बनाने हैं वही नीचे वाले ताजरों ने फॉलो करने हैं ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने मुल्क को देखें, अपने ज़ाती मफाद को ना देखें, अपनी इस वक्त सारी सियासी जमातों को भी इकट्ठे हो जाना चाहिए अगर वो समझते हैं कि ये उनके भी मुल्क का मसला है। ठीक है, लेकिन अगर वो तो सभी का है ना, अगर वो अपने इस मौके पे भी जो लोग सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, तो असल तो उनका चेहरा लोगों के सामने आ रहा है कि वो इस मौके पे भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, और कभी वो उलमा को सर उभार देते हैं और कभी वो ताजर बरादरी का सर उभार देते हैं। क्या उनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही वज़ीर आज़म साहब की कि सोशल डिस्टेंस रखें, बाहर ना जाएं, लोगों पर जो आपसे नीचे लोग हैं उनका ध्यान करें। क्या फर्क पड़ता है अगर 6-7 महीने अपनी केयर हम खुद कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे खुदा न खास्ता आप बीमार होती हैं या मैं बीमार होती हूँ, हम इतने छोटे तो नहीं है ना कि कोई हमें मुंह उठा के दवाई पिलाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने अपनी केयर खुद करनी है ना,
ٹھیک ہے نا, وہ ہلکی سی کوئی بیماری ہو جاتی ہے وہ اپنی کیئر خود کرتے ہیں. یہاں گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ کیئر ہے, کرنی ہے آپ نے خود ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں گورنمنٹ کا قصور اب کیا ہے؟ اگر ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی کیئر کر لیں, کم کھا لیں, شاپنگ نہ کریں, عید سادگی سے منا لیں, رمضان سادگی سے گزار لیں, اپنے آپ کو جھانکیں کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. صحیح, ہر کوئی میں کہتی ہوں دیہاڑی دار مزدور بھی خدمت ایسے کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ بار بار صابن سے دھوتا ہے, اگر وہ تندرست رہے, اپنے بچوں کو صفائی کا خیال رکھے, صفائی کا خیال رکھے. ہاں میں سمجھتی ہوں کہ جو دیہاڑی دار طبقہ جو روز کماتا تھا وہ ایفیکٹ ہوا ہے, وہاں آ کے رول شروع ہوتا ہے میرا اور آپ کا, وہاں آ کے رول شروع ہوتا ہے مخیر حضرات کا. وہاں خالی ہر بات پہ گورنمنٹ کو بلیم مت کریں. کرونا وائرس گورنمنٹ نہیں لائی, یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. توبہ کرے, استغفار کرے. کون سی ایسی چیز ہے جو معافی سے نہیں ٹلتی؟ صحیح, جو توبہ سے نہیں ٹلتی ہے. مگر لوگ اس طرف نہیں آ رہے, لوگ پٹھے ذہن نہیں ہوتے, الٹی طرف بھاگ رہے ہیں. اچھا, بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو توبہ سے نہیں ٹلتی یا معافی مانگنے سے معافی ملتی ہے. بالکل ملتی ہے, لیکن لوگ اس کرونا وائرس کو یا کووڈ-19 کو, کچھ لوگ تو بڑا سیریس لے بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ نان سیریس لے رہے ہیں, لے بھی رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ اتنا نان سیریس بیہیویئر دکھا رہے ہیں نیلم حیات کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا شرونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, فلانے علاقے میں ساری دکانیں کھلی ہیں, وہاں تو کچھ نہیں ہوا. بہت زیادہ نان سیریس بیہیویئر ہے. کیا کہیں گی؟ تو یہ کیسز 14 دن کے بعد جب سمٹمز آتے ہیں تو یہ کیسز نکلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, 2 مہینے پہلے, 1.5 مہینے پہلے میں PKLI میں گئی تو 7 کیسز تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں پرسوں پھر گئی تو انہوں نے کہا جی 57 میں سے 35 صحت یاب ہو کے گھر جا چکے ہیں. یعنی 7 سے 57 کیسے ہو؟ ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ. ایک ٹھیک ہے, پھر یہ کیسے کہتے ہیں کرونا کچھ بھی نہیں ہے؟ میں تو اپنے پیرامیڈیکل سٹاف, اپنے ڈاکٹرز سلام پیش کرتی ہوں, اپنے فوج کو, اپنی پولیس کو. اس وقت یہ جتنے ہمارے ادارے ہیں جیسے یہ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں, جس طرح عوام ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہے. آپ یقین کریں ہاسپٹل سے بندے بھاگ جاتے ہیں کئی دفعہ, صحیح, احتیاط کرنے کے باوجود. بالکل صحیح, اور ایسے کیسز بالکل رجسٹرڈ بھی ہوئے, دکھائے بھی گئے. گھروں میں ٹھیک ہے, کئیوں نے فیل کی, اپنی سمٹمز فیل کی, وہ گھروں میں خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا, ٹھیک ہے نا, کوارنٹائن میں وہ چلے گئے. اچھی بات ہے جی, بہت اچھی بات ہے کہ پبلک کو تنگ, عوام کو نہیں, گورنمنٹ کو تنگ نہیں کیا. لیکن پھر بھی ٹیسٹ جو ہیں وہ کرا لینے ضروری ہوتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس, یس میں کہوں گی کہ ہم ایک جو ہیں وہ پڑھی لکھی قوم بھی نہیں ہے اور ہم ایک امیر قوم بھی نہیں, بالکل انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, اتنے سورسز نہیں ہیں, غربت زیادہ ہے. عوام سمجھنے کی کوشش کریں. عوام جب تک اپنا خیال خود نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. احساس پروگرام کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم پروگرام میں. نیلم حیات, یقیناً آپ اس میں بھی گہری دلچسپی رکھتی ہیں اور جہاں تک ہو سکے عوام کے مسائل کو آپ حل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں. کیا کہیں گی کہ احساس پروگرام کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی, یہ احساس پروگرام ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے اپنے عوام کا احساس کرتے ہوئے, اس کا نام بھی احساس ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام کوئی عمران خان سپورٹس انکم نہیں ہے, اس کا نام ہے احساس. ٹھیک ہے. اور بے نظیر صاحبہ نے بھی بڑا اچھا کام کیا تھا, چلو اپنے نام سے کیا تھا, بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام, بے نظیر جی انکم سپورٹس. اسی طرح عمران خان صاحب نے احساس کے نام پہ کیا. کوئی, میں پھر سے دہراؤں گی کہ کوئی عمران خان انکم سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ احساس پروگرام. اور ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں وہ اس کی روح رواں ہیں, جو ہے انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ بھی کیا ہے. وہ رات کو جو ٹویٹ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی. انہوں نے سارا اس کو ڈیزائن کیا ہے اور ان کی ٹیم نے دن رات کی محنت کرتے ہیں. سنڈے کو بھی ان کا آفس کھلا ہوتا ہے, اور جس طرح شفاف طریقے سے عوام میں وہ یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, اس کی میں کہتی ہوں جب سے پاکستان بنا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طریقے سے یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. آپ خود دیکھیں کہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے جو بھیس بدل کر بے نظیر انکم سپورٹس میں 8,20,000 لوگوں کو باہر نکالا. وہ سیکٹری لیول کے لوگ تھے جو 2-2 ہزار کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے, ان کو باہر, اور اس نیٹ میں پھر غریب لوگوں کو ڈالا. ٹھیک ہے. اب یہ جو احساس پروگرام ہے اس میں جو 12,000 4 مہینے کے لیے لوگوں کو اکٹھا مل رہا ہے. 144 ارب سے یہ شروع کیا گیا اور اس میں 1 کروڑ
20 लाख फैमिलीज इससे मुस्तफीद होंगी और ज़रूरत पड़ने पर ये बढ़ भी सकता है। सही। और अभी जो रात को ट्वीट किया है उसमें बड़ी मुश्किलें पेश आ रही थी। सबसे पहली मुश्किल तो ये हो रही थी थंब इम्प्रेशन। ठीक है। कि कई लोगों के तो अंगूठे जो थे वो उम्र के साथ लाइनें मिट गई। ठीक है। नादरा के ऑफिसेज बंद थे और कई थंब इम्प्रेशंस जो थे वो कईयों के नए नए जख्म थे, खराशें भी हों तो भी वो थंब इम्प्रेशन ठीक नहीं आते। सही सही। तो वो फिर उन्होंने रात को बताया कि ये 27 अप्रैल से नादरा खुल रहा है, नादरा के ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं, बिल्कुल ट्वीट हुआ। वहाँ जाके सब लोग अपने जितने लोगों को ये प्रॉब्लम आई और वो सेंटर से वापस गए, मैंने सेंटर्स के विजिट के दौरान देखा कि वो उनको 10 दिन का टाइम, किसी को 5 दिन का दे रहे थे। वो अब उन ऑफिसेज में जाएं, अपने जो थंब इम्प्रेशन है उसकी तस्दीक कराएं ताकि कल को जब उनको मैसेज आए कि आप अहल हैं पैसे लेने के तो उनको थंब इम्प्रेशन वाला मसला ना आए। ठीक है। नंबर 2 एक और चीज़ उन्होंने बताई कि जिनको मैसेजेस आ रहे थे कि आप इनके लिए पैसों के एलिजिबल हैं। ठीक है। और बिल्कुल इस किस्म के मैसेजेस आ रहे थे कि आप एलिजिबल हैं और आप एलिजिबल नहीं हैं। हाँ। या आपकी शिनाख्त कुछ देर के बाद जवाब दिया जाएगा। वो जो कुछ देर के बाद है ना कि जांच पड़ताल हो रही है, उसके हवाले से जब उनको वो 15 दिन के बाद उनको फिर अब मैसेज आएगा कि वो अहल है कि नहीं। ठीक है। तो जांच पड़ताल वाले भी बार बार फोन करके पूछते हैं जी हमें कब मिलेगा, तो वो उनकी अब जांच पड़ताल क्या है, किसी के अकाउंट में 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे तो नहीं, किसी के यूटिलिटी बिल्स 10,000 से ज्यादा तो नहीं, मोबाइल बिल 1,000 से ज्यादा तो नहीं, गैर मुल्क का सफर तो नहीं किया। पहले इन्होंने पासपोर्ट की शर्त रखी बट पासपोर्ट तो हर एक का होता है ऑलमोस्ट, तो फिर उन्होंने रखा कि किसी ने बाहर के मुल्क का सफर तो नहीं किया। अब मेरी एक मेड है, उसने कहा कि जी मेरा आ रहा है कि आप अहल नहीं है बाजी, मैं तो बड़ी गरीब हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे पास 50,000 है, लोगों से लेती रहती हो तुम। कहती नहीं बाजी मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। हाँ। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा बिल 10,000 का, अल्लाह माफ करे बाजी 1500 तो होते कभी बिल नहीं आया। अच्छा मैंने फिर उसको कहा तुम बाहर के मुल्क गई हो, कहती बाजी 2 साल पहले उम्रा कितना सी। अब उसने उम्रा किया, चाहे किसी ने कराया चाहे उसने खुद किया, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं है। अच्छा ठीक है। ये अलग बात है कि गरीब लोग होते हैं, कई दफा हो सकता है वो राशन पोर्टल के उसमें नेट में आ जाए, वो भी एहसास प्रोग्राम शुरू कर रहा है। ठीक है। तीसरी बात आपके प्रोग्राम के जरिए से मैं ये बताऊंगी, एक मैंने बता दी थंब इम्प्रेशन वाली, नादरा के ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं। दूसरा जिनको अब मैसेज आते हैं कि जी जांच पड़ताल हो रही है, तो ये जांच पड़ताल है और वो 15 दिन के बाद उनको दोबारा मैसेज आएगा। ठीक है। और जो तीसरी बात उन्होंने कही और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप बता दीजिए उसकी डिटेल्स क्या हैं। हाँ जी, हाँ, जिन अफराद की शनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म हो गई थी, ठीक है, बिल्कुल होती है, उन्होंने कहा जी है हमारे तो शनाख्ती कार्ड नहीं रिन्यू कराए, तो अब नहीं उन्होंने खोल दिया, वो अपना पुराना ही शनाख्ती कार्ड लेके, अगर मुद्दत पूरी भी हो गई है तो वो एज इट इज शनाख्ती कार्ड दिखा के ले सकते हैं। हाँ, दिखाएं वहाँ पर जाके तो उनको पैसे मिलेंगे। ठीक है। और एक और बात कि जिनको ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके वालिदैन फौत हो चुके हैं या आपकी अहलिया या मियाँ फौत हो चुके हैं, ठीक है, तो पहले था कि वो उन्होंने क्योंकि नादरा में नाम नहीं कटवाया था, ठीक है, जो भी फौत हुआ, ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि उनके तो मैसेज आ गए कि जी बाप को मिलेगा, तो हमारे बाप को तो फौत हुए 25 साल हो गए हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जिनके बाप फौत हो गए, माए खुदा ना खास्ता या जोजा या मियाँ, ठीक है, तो उनके फिर जो रिलेटेड है, बहन है, माँ है, बेटी है, जो भी है, वो अपना उनका डेथ सर्टिफिकेट और अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे तो उनको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए, वो तमाम लोग जो यकीनन एहसास प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, उनको तरीक़ाकार पता है, वो लोग जो अभी तक नहीं जानते, अगर उन्होंने एहसास प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड अपने आप को करवाना है तो वो कैसे करेंगे? जी, रजिस्ट्रेशन की तो ख़त्म हो गई है जी मुद्दत, रजिस्ट्रेशन थी मेरा ख्याल 17 अप्रैल को लास्ट डेट थी, या 17 या 20 में भूल रही हूँ, वो खत्म हो गई है। ठीक है। जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको 3 तरह के पैगाम आ चुके हैं, एक जांच पड़ताल हो रही है और एक आप अहल हैं और एक आप अहल नहीं है। सही। जो अहल हैं वो बारी बारी जाके पैसे ला रहे हैं, अभी ये प्रोग्राम चलेगा 2-2.5 हफ्ते और, ठीक है, और जो अहल नहीं है वो नहीं है।
और जिनकी जांच पड़ताल हो रही है उनको 15 दिन मैसेज, जो जांच पड़ताल वाला मैसेज था उसके 15 दिन के बाद जो दूसरा मैसेज आएगा उसमें अंदाजा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए नीलम हयात के जो लोग एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद हो गए या हो रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग जो रह गए, क्योंकि यकीनन एहसास प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो लोगों का एहसास कर रहा है। खान साहब की तरफ से खसूसी इनिशिएटिव पर इसको अर्जेंट बेसिस पर बनाया गया, लेकिन वो लोग जो इसके दायरा कार में नहीं आ सके उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है मजीद? जी बहुत ज़्यादा उन पे काम हो रहा है, और यानी गवर्नमेंट की भी ये ख्वाहिश है, क्योंकि ये एहसास प्रोग्राम के 3 हिस्से किए गए थे। सबसे पहले तो कफालत की खवातीन जो 2000 महीना लेती थी उनका 3000 महीना कर दिया गया और 12000 यकमुश्त। दूसरे वो जो दिहाड़ीदार मुतासर हुए थे वो एहसास प्रोग्राम में डाले गए जो पहले नहीं थे, और तीसरे वो लोग डाले गए जो वज़ीर आला से पंजाब गवर्नमेंट ने लिस्टें दी थी कि भी ये लोग इफेक्टिव हुए हैं, तो वो उसमें फिर पंजाब गवर्नमेंट भी शामिल हो गई और बाकी गवर्नमेंट्स भी अपनी अपनी जगहों से शामिल हो गई एहसास प्रोग्राम में। फेडरल का प्रोग्राम है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब आपका ये सवाल कि जो लोग अभी तो आपको बताया ना कि 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज मुस्तफीद होंगी, अब इनसे गुर्बत ज्यादा है, समझ लीजिए कि गुर्बत ज्यादा है। काश के हमारा मुल्क जब बना था, हमारे हाथ आया था, तब से ही सिस्टम ही ऐसे होते कि एक गरीब भी ना होता अब तक। मगर बदकिस्मती से ना ऐसी गवर्नमेंट्स होती रही हमारे मुल्क में, लोग आते थे अपने बैंक बैलेंस भर के अपना पेट भर के चले जाते थे। इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। अब यकीन करें हमारी अवाम के इसमें, अवाम ये समझे कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। ये गवर्नमेंट तो अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, तो जिस तरह के हालात का सामना है, और हिम्मत अल्लाह ताला ना हारे हमारे वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह ताला उनको जो है हिम्मत और ताकत दे, और उनकी टीम जैसे सानिया निश्तर साहबा हैं, या हमारे बुज़दार साहब हैं, या हमारी गवर्नमेंट है, हमारे वज़रा हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे अदारे, हमारे सारे अदारे, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस जिस तरह हमारे साथ खड़े हैं, मैं समझती हूँ इन सारों को सलाम है। बाकी गुर्बत जो है बिल्कुल ऐसी है, एक छोटी सी मिसाल दूंगी, जैसे आप कोई चीज़ बांटने के लिए बाहर खड़ी हो जाती हैं, आपकी चीज़ ख़त्म हो जाती है, लोग ख़त्म नहीं होते। ऐसे ही है। फिर आपके दिल में आएगा ना कि अब नेक्स्ट क्या करूँ, तो नेक्स्ट के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, 2 साल को पाकिस्तान पे मत लाएं, 2 साल तो 2 साल हैं। ठीक है, ये एक भी भूखा गरीब नहीं सोएगा, जो हमारे चेयरमैन, जो हमारे वजीर आजम साहब का विजन है, और जो हमारी गवर्नमेंट का विजन है। लोगों को भी इस मौके पे सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, ईमानदारी का मुजाहरा करना चाहिए, अखुवत का मुजाहरा, इसार का मुजाहरा करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, सोच के करना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए नीलम हयात के यकीनन एहसास प्रोग्राम का स्टाफ और एहसास प्रोग्राम काम कर रहे हैं और लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, यहाँ पर तो 2 सवाल है ही नहीं, 2 राय है ही नहीं है। इसी दौरान इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए और इसी कश्मकश को देखते हुए फेक कॉल्स का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। आपने अक्सर देखा होगा, ये शायद आपका भी कभी इससे पाला पड़ा हो कि लोग कॉल्स करते हैं कि भाई इतने पैसे एहसास प्रोग्राम से आपके रजिस्टर्ड हो गए, अब आप हमें अपना जायज़ कैश नंबर बताएं या अकाउंट नंबर बताएं, या इस तरीके से पिन नंबर जानकर उनके लिए फ्रॉड करते हैं और मसाइल बर्पा करते हैं। फेक कॉल्स के हवाले से आपके पास कोई तफसीलात हैं? आपको पता है कि ऐसा भी हो रहा है? बिल्कुल, फेक कॉल्स के सुबह मुझे स्क्रीनशॉट्स आए हैं, मुझे वॉइस मैसेजेस उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, वो मुझे आए हैं, और आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैं बताना चाहूँगी लोगों को भी कि किसी किस्म की कॉल पर तवज्जो मत करें। कोई कॉल नहीं कर रहा है, एहसास सिर्फ 8171 पर मैसेज करता है, और इसके अलावा कोई कॉल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। नहायत सादा सा प्रोग्राम है एहसास प्रोग्राम, जिसमें एहसास किया जा रहा है गुरबा का, गरीब लोगों का। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ कि जहाँ जहाँ पर हमारे मुल्क में गुरबत हो रही है, बीमारी हो रही है, कोरोना को लेके लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ वहाँ जो शैतान सिफ्त अनासर हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो कोई मौका नहीं हाथ से जाने दे रहे फ्रॉड करने का। तो सबको यही कहूँगी कि कोई बात नहीं, दुनिया का माल तो दुनिया में ही रह जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये जो फ्रॉड कर रहे हैं ये भी थोड़ी ही देर होगा, कितना खा लेंगे। बहरहाल आवाम को ये है, आपके मैं पैगाम दूंगी कि किसी किस्म की भी किसी भी कॉल पर तवज्जो नहीं करें। ठीक है, सब झूठी फेक कॉल्स आ रही हैं।
ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, فیک کالز کے ساتھ ساتھ یقیناً اس ٹائم ہم ٹیچرز کی بات کریں, بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں جی, آن لائن بچوں کو اسٹڈیز دے رہی ہیں. ہم ڈاکٹرز کی بات کریں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ ہاسپٹلز میں اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں. ہم پولیس کی بات کریں تو وہ سڑکوں پر آپ کو نظر آئے گی. ہم رینجرز کی بات کریں تو وہ سب سے ہی آگے نظر آتے ہیں, وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے جگہ جگہ آپ کو کام کرتے ہوئے. آپ ایم پی ایز حضرات کی بات کریں تو وہ اپنے اپنے حلقے, اور نہ صرف اپنے اپنے حلقے بلکہ اور جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں اس کو نبھا رہے ہیں. تو ون بائی ون میں چاہتی ہوں کہ ہم ان تمام ڈپارٹمنٹس کو ضرور ڈسکس کریں, اور ہر وہ شخص جو اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, جو نیک کام کر رہا ہوتا ہے, میں تو یہ کہوں گی کہ ڈاکٹرز بہت بڑی نیکی کما رہے ہیں اس ٹائم کام کرتے ہوئے. ان کو اپریشیٹ کرنا میرا, آپ کا اور ہم سب کا فرض ہے, نہ کہ ان پر تنقید کی جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس ٹائم ڈاکٹرز پر بہت زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام ڈاکٹرز بڑے اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن کر بھی رہے ہیں. کیا کہیں گی ڈاکٹرز جی؟ میں اس موقع پہ اگر دیکھوں تو میں تو انہیں سلام پیش کروں. میں نے ایک پیغام بھی ریکارڈ کرایا تھا, ہمدرد کو سلام. جو بھی اس وقت ملک کا ہمدردی دل میں رکھے ہوئے ہے, اپنے لوگوں کی ہمدردی دل میں رکھے ہوئے, اور آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں, ڈاکٹرز بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. بالکل بالکل, کئی ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں کیسز پہ ڈاکٹرز, اور پھر وہ تو نہیں چھٹیاں لے کے گھر بیٹھ رہے, وہ تو نہیں کسی قسم کا فراڈ کر رہے, اللہ ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس موقع پہ ہر ادارہ, جیسے ابھی آپ نے ٹیچرز کا نام لیا, وہ بچوں کو نہیں چھوڑ رہی ہیں. آپ ڈاکٹرز لے, وہ مریض نہیں چھوڑ رہے, آرمی لے لے, رینجرز لے لے, پولیس لے لے, ہر کوئی کھڑے ہو کے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے. بالکل. اور جتنی اچھائی آگے آگے بھاگ رہی ہے, برائی اپوزیشن کی صورت میں اور برائی فراڈ لوگوں کی صورت میں, اتنی ہی پیچھے پیچھے بھاگ رہی. نہیں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. 144 ارب پر آپ یقین کریں تہمینہ, اتنی تنقید ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. نہ جب وہ اورنج ٹرین چلی ہے, جب میٹرو چلی ہے, جب اور اس طرح کے پروجیکٹس چلے ہیں, تب خیال نہیں آیا. بالکل. یہ 144 ارب اگر غریب عوام کے لیے نکال لیے تو اس پر آپ کو خیال آ رہا ہے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ ایک اور چیز, احساس راشن پورٹل. ٹھیک ہے, احساس راشن پورٹل. جی, وہ بھی 2 دن پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے افتتاح کر دیا ہے. اس کے لیے بہت زبردست پروگرام یہ کیا گیا ہے کہ جو رجسٹرڈ این جی اوز ہیں ان کو 2 ارب, اور جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں, ان کے لیے 1 کروڑ سے شروع ہوگا یہ. اچھا, یہ لوگ ڈونرز ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ ایک لنک ہے, وہ میں آپ کے چینل کو اگر سینڈ کر دوں گی تو وہ پھر آپ لنک دے بھی دیجئے گا لوگوں کو. ٹھیک ہے. وہ لنک کھولتے ہیں تو فارم سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فارم جب سامنے آتے ہیں تو وہ اس پہ وہ جو ڈونرز تو اپنا فارم بھرتا ہے کہ وہ کیا دے گا. ٹھیک ہے. میچ کر رہے ہیں اس کو غریب لوگوں سے. ٹھیک ہے. پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں, کسی نے کہا میرے پاس 300 لوگوں کی لسٹ ہے, تو وہ فارم آئے گا سامنے, آپ کمپیوٹر پہ بھریں اور کمپیوٹر پہ بھیج دیں. سمپل فارم ہے, نام, شناختی کارڈ, اور وہ پھر سارا ڈیٹا جو ہے یہ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے, یہ سارا ڈیٹا موجود ہے ان کے پاس. اور گورنمنٹ جو ہے پھر وہ جو بزنس کمیونٹی یا جو این جی اوز پیسے دے رہی ہیں, وہ ڈونرز خود بیڑا اٹھائیں گے ان لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانے کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کا ڈیٹا چیک کیا جائے گا. صحیح ہے. ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کئی لوگوں نے کہا کہ جی ایک بندے نے فارم فل کیا اور اس میں لکھا 5 لاکھ. 5 لاکھ. 5 لاکھ. اچھا, اس ڈونر نے. اور جواب آ گیا کہ جی آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں اس پروگرام کے لیے. اچھا. وہ پھر گورنمنٹ تک جب یہ بات پہنچی تو پھر اس پر کام کیا گیا. ثانیہ نشتر صاحبہ نے کہا کہ پہلے یہ جو بڑے ڈونرز ہیں ان کو کرنے کے بعد 2 ہفتے کے بعد, ہر کوئی چاہ رہا ہے, کوئی لاکھ دینا چاہ رہا ہے, کوئی 100 روپیہ دینا چاہ رہا ہے, کوئی 5 لاکھ, کوئی 10 لاکھ, بہت مخیر حضرات ہیں ہمارے ملک میں. تو یہ پھر 2 ہفتے کے بعد ان کے لیے بھی کھول دیں گے کہ وہ بھی ڈونیٹ کر سکیں گے. صحیح. اور اس میں یعنی کہ میچ کس میں ہوگا, غریب لوگوں سے اور ڈونر سے. وہ خود ہی دیکھیں گے کہ کس کو کس طرح سے دینا ہے, گورنمنٹ بتائے گی ڈیٹا سارا چیک کر کے, اور پھر یہ ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں گے خود. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا نا راشن پورٹل کے حوالے سے. ڈاکٹرز کے حوالے سے میرا آپ سے کوشچن تھا کہ ڈاکٹرز جو اس ٹائم کام کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کی طرف سے یہ گلہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کٹس نہیں مہیا ہو رہی, یا کچھ ڈاکٹرز یقیناً حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, بہت سے ڈاکٹرز جان کی بازی ہار بھی گئے. کیا کہیں گی؟
دیکھیں جی ایک ڈاکٹر بھی جان کی بازی ہارے تو بڑے دکھ کی بات ہے. بڑی دکھ کی بات ہے. میں اپنی ذاتی مثال دوں گی کہ میں PKLI میں گئی ہوں, وہ PP کہتے ہیں کڈس کو جو پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی نہ صرف کہ ہمارے پاس وافر ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں فون کر کر کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پوچھتا ہے اچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس ڈاکٹر کو یا اس پیرامیڈیکل اسٹاف کو لا کے اپنے پروگرام میں بٹھائیں اور انہیں پوچھیں کہ کیا ان کے پاس PP نہیں ہے, کیا ان کے پاس کٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب پروپیگنڈا ہے جو اوپر سے آتا ہے, اچھا, جو انارکی پھیلاتے ہیں. گورنمنٹ نے تو اتنی زیادہ ڈونیشنز کھول دی ہیں اور ڈاکٹرز کا خیال نہ ہم رکھیں گے جنہوں نے لوگوں کو بچانا ہے, جنہوں نے بات دل لگتی ہے آپ کے. یہ سب پروپیگنڈا, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. میں تو بالکل ان کی بات پہ توجہ نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے. بچوں کے اسکولنگ کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو یونیورسٹی میں ہیں یا انسٹیٹیوٹس میں ہیں, کالجز میں ہیں, O لیول A لیول کر رہے ہیں, ان کی بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جہاں پر چھوٹے بچوں کی ہم بات کریں تو یقیناً لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بچے گھر ہیں اور تعلیم سے زیادہ جان کی ضرورت ہے, اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس ٹائم اسی لاک ڈاؤن کو جاری رکھا جائے. گورنمنٹ کا انیشیٹو بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا آرڈر بالکل ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں نیلم حیات صاحبہ کہ ہماری نسل یا ہمارے بچے, ہماری قوم جو ای لرننگ کے لیے, آن لائن سٹڈیز کے لیے یقیناً پریپیئرڈ نہیں تھی. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا, آفت آئی اور اس آفت سے نبٹ رہی ہیں میں, آپ اور ہم سب مل کر. بچے اس کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سے گھرانے, یہ سوال میرا آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے گھرانے اور خصوصی طور پر پیرنٹس بڑے پریشان ہیں کہ بچے سال میں 1 سال پورا پیچھے رہ جائیں گے, یا بچے جس انداز میں جتنی سپیڈ سے سیکھ رہے تھے, لرننگ ہو رہی تھی, وہ سپیڈ کم ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی اس ٹائم جان کی زیادہ ضرورت ہے. 1 سال اگر پیچھے ہو جائیں گے تو میرا خیال سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. جان چلے گئی تو وہ بھری نہیں جاتی. کیا کہیں گی؟ بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی تہمینہ. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کا بچہ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ اتنا لمبا بیماری چلتی ہے کہ سال وہ بیڈ پہ ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ ایگزام کے دنوں میں, ایگزام کے دنوں میں بیمار ہو جاتا ہے تو ماں کہتی ہے سارے سال کی محنت چلی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آفت ہے. 1 سال اگر بچہ پیچھے رہ جائے گا, اور حالانکہ گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ پروموٹ کریں گے, ان کی جو پریویس ان کی کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بچوں کو پروموشن دی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی سال ضائع نہیں ہوگا. سال ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور باقی آن لائن جو ایجوکیشن شروع ہو گئی ہے جہاں جہاں تک گورنمنٹ کا ہے, ہاں البتہ بہت دور دراز کے بالکل جہاں پر نہ کمپیوٹر ہے نہ کچھ ہے, وہاں کے بچے ضرور افیکٹ ہوں گے. اور اس کے لیے بھی اب گورنمنٹ کو لاک ڈاؤن, کیونکہ عوام کہنا نہیں مان رہی, تو لاک ڈاؤن کو زیادہ کرنا پڑا, تو پھر وہاں تک کے لیے بھی سوچا جائے گا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میکسیمم جہاں تک ہو سک رہا ہے بچوں کو یہ سہولت حاصل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈاکٹرز کو ڈسکس کیا, ہم نے اسکول کو ڈسکس کیا, بچوں کو ڈسکس کیا. وہیں پر پولیس, جس کو اکثر اوقات تقریباً اداروں کی طرف سے تنقید کی جاتی ہے کہ پولیس والے زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, بات نہیں مانتے. آج کل ان کا کردار ایک فرشتے کی مانند, مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرشتے کی مانند ہے. اور یقیناً اگر تکلیف ہمیں ہوتی ہے تو تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے. جان انہیں بھی عزیز ہے, جان ہمیں بھی عزیز ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنی جان کو لے کر سڑک پر چوکی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں, ناکے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں, اور گاڑیوں کو روک روک کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, نہیں جانا چاہیے, بچا رہے ہیں. یقیناً جب پولیس والا کسی گاڑی والے سے گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کے شیشے کے پاس کھڑے ہو کے کرتا ہے, 2 فٹ دور کھڑے ہو کے بات تو نہیں کرتا, وہاں سے تو آواز ہی نہیں آتی. تو اس سے بڑھ کر قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جی اب جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے یہ لوگ جو ہیں وہ بلکہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس آ کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ انہی کے فائدے کے لیے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, انہی کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں. عوام ان سے لڑ پڑتے ہیں, کیوں نہیں جانے دے رہے ہو. بالکل بالکل. ابھی صبح بھی مجھے 1-2 کالز آئی ہیں کہ وہ یعنی کافی لمبا چوڑا لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کہ وہ اب وہ ایریا ہے ریڈ زون ایریا جس کو کہا گیا کہ وہاں پر نہیں کسی کا داخلہ, وہاں نہیں کسی نے جانا. اب وہ نہیں جانے دیتے تو ان کو کیا ہو رہا ہے کہ 2-3 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے جانا پڑ رہا ہے. وہ اس سے بھی شور مچا رہے ہیں کہ جی ہمیں 2-3 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے جانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ بھی صحیح ہے, عوام بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ جی 2-3 کلومیٹر اور رستے میں بھی اتنے ناکے, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ عوام کے ویلفیئر کے لیے ہی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نیلم حیات کو میسج دینا چاہیں گی؟
मैसेज बस यही देना चाहूँगी कि जी खुदा के लिए अपनी सेहत की परवाह करें। मैं ये नहीं कहती, पहले कहा जाता था जी कोरोना से डरना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, लड़ना नहीं है, डरना है। अच्छा कोरोना को वो कोरोना से प्यार ना डालें, कोरोना बड़ी खतरनाक बीमारी है, और खुद भी सेफ रहे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी जो है वो सेफ रखने की। लास्ट क्वेश्चन, एज अ एमपीए, इस टाइम आप पीटीआई की एमपीए हैं, आप क्या समझती हैं कि इससे पहले कभी इतने सख्त, इतने मुश्किल हालात देखे अपने टेन्योर में? नहीं, कभी नहीं देखे जी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मेरी बड़ी उम्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे। वो अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब वो टेलीफोन पे बैठ के वो जो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए एहसास प्रोग्राम के लिए, फिर एहसास प्रोग्राम चल रहा है, और जिस तरह, और मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब वो हमारे एक वज़ीर आज़म ने कर्ज़ उतारो मुल्क सवारों की, वो एक बहुत मुश्किल हालात में जी, और वो पैसा जो है वो फिर लेके वो भी, वो खैर एक लंबी गुफ्तगू है, वो लंबी गुफ्तगू है। मैं बस यही देखती हूँ कि बड़े बुरे हालात हैं और इसमें हम सबको मिलकर इससे मुकाबला करना है, हाथ मजबूत करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम हयात, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।